अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने एक इंटरव्यू में हामिद मीर, इमरान खान और शेख रशीद पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया और उसमें कहा कि हामिद मीर, इमरान खान, शेख रशीद सबसे बड़े झूठे हैं। जिस पर हामिद मीर ने आज जनरल बाजवा के इल्ज़ाम का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि एक नहीं बहुत से दोस्त मुझसे नाराज़ हो चुके हैं। उनकी शिकायत ये है कि आप उन लोगों की गिरफ्तारियों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं जिन्होंने आप पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और आप पर पाबंदियों की हमायत की। अर्ज़ किया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझ पर पाबंदियां लगाना और मुकदमे कायम करना गलत था, तो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये पाबंदियां और मुकदमे जायज़ कैसे हो सकते हैं। दोस्त कहते हैं कि आप आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे थे। आपकी लड़ाई सहाफ़ियों पर तशद्दुद और उनके अगवा के ख़िलाफ़ थी, लेकिन आज जिन साहिबान पर मुकदमात कायम हो रहे हैं वो सहाफ़ी नहीं हैं बल्कि एक सियासी जमात के लिए प्रोपेगंडा कर रहे हैं। मुआशरे में तकसीम इतनी बढ़ गई है कि इख्तलाफ राय दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू करार देते हैं। उनके सियासी मुखालफिन इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार देकर उनकी जमात पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। यह मुतालबा करने वालों को जब याद दिलाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगवाई गई, लेकिन कल की नैब आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में भुट्टो साहब के वारसों की इत्तेहादी है, तो ताना दिया जाता है कि आप उस इमरान खान की सहूलत कारी कर रहे हैं जिसने आप पर बदतरीन सेंसरशिप लगाई। मुझे तो पता है कि इमरान खान के दौर में मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों पर जो पाबंदियां लगाई गईं उनके पीछे जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों का कमाल देखिए कि वो बाजवा का नाम लेते हैं लेकिन फैज़ का नाम नहीं लेते, क्योंकि फैज़ का आज भी ज़ल्म खलीलजाद से राब्ता है। दोनों ने मिलकर दोहा में अफगान तालिबान और अमेरिका का नाम नेहाद अमन मुआहिदा कराया था। दूसरी तरफ पीडीएम वालों का यू टर्न देखिए। जिस बाजवा का नाम लेने पर पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदियां लगाईं, आज पीडीएम वाले उस बाजवा का नाम नहीं लेते और हर बुराई सिर्फ जनरल फैज़ के खाते में डाल देते हैं। हर कोई अपनी अपनी पसंद का सच बोलता है और चाहता है कि सहाफ़ी भी उसकी मर्जी का सच बोलें। अगर कोई सहाफ़ी तहरीक इंसाफ की मर्जी का सच नहीं बोलता तो वो लिफाफा है। कोई सहाफ़ी पीडीएम की मर्जी का सच ना बोले तो वो इमरान खान का सहूलतकार है। मुझ जैसे सहाफ़ी से सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीडीएम के कायदीन नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी नाराज़ हैं। कल एक हमदम देरीना ने बड़े तंज भरे अंदाज में कहा कि जनरल बाजवा ने तुम्हें इमरान खान और शेख रशीद अहमद की तरह झूठा करार दे दिया है, लेकिन जब भी इस बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम उसकी हमायत में भी खड़े हो जाना। दोस्त का ताना सुनकर मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने अरूज के ज़माने में एक दिन मीडिया हाउसेस के मालिकान को सामने बिठाकर उन्हें सहाफ़ती खलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि आप लोग कौमी मुफाद का ख्याल नहीं रखते। फिर मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने मुंबई हमलों के मुलज़म अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। भला हुआ इस वक्त के DGISPR आसफ गफूर साहब का कि उन्होंने बाद में जनरल बाजवा को बताया कि हामिद मीर ना तो कभी अजमल कसाब के गांव गया और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम किया। शायद वो नहीं जानते थे कि उनके आर्मी चीफ ने बहुत सोच समझकर टीवी चैनल्स के मालिकान के सामने एक झूठ बोला था। अगले ही दिन एक टीवी चैनल के जरिए मुझ पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दिया गया और आजकल उस चैनल के मालिक के खिलाफ वाजे पाकिस्तान के बारे में महम चलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैंने ये सब याद करने के बाद तानाजनी करने वाले दोस्त से कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालफत करूंगा, लेकिन अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफ़त करूंगा। किसी सहाफ़ी की जनरल बाजवा या इमरान खान या शहबाज शरीफ से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं होनी चाहिए और साहबान इख्तियार को भी चाहिए कि सहाफ़ियों को सहाफ़ी रहने दें, उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया करें। यह बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे राह रास्त पर लाने के लिए तौहीन रसालत के इल्ज़ाम का इस्तेमाल क्यों किया। जनरल बाजवा को मैं उस ज़माने से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात देर गए तक मुलाकातें शुरू की तो मैं ताड़ गया कि ये कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बैक चैनल खोल रहे हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल एक रात उन्होंने मुझे कहा कि हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा। मैंने लीतो लाल से काम लिया तो धमकी अमेज़ लहजे में कहा कि फिर मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम अज़ कम 5000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा। अगले दिन मैं लाहौर पहुंचा और शहबाज शरीफ से अर्ज़ किया
کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شہباز شریف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ میں یہ الفاظ سننے کو تڑپ رہا تھا۔ پھر انہوں نے باجوہ اور ان کے 2 ساتھیوں کے سامنے بیٹھ کر خود ہی وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا۔ ایک رات باجوہ نے مجھے آرمی ہاؤس بلایا اور وہاں سلیم صافی اور ارشاد بھٹی بھی موجود تھے۔ فرمایا عمران خان کو کہیں کہ نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے جنرل جیلانی کا ذکر نہ کیا کریں۔ میں نے بڑے ادب سے کہا کہ یہ میرا کام نہیں۔ باجوہ نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، جس پر ناراض ہو گئے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بن گئے تو ایک دن بلا کر کہا کہ وزیر اعظم سے کہیں کہ اسد عمر کو وزارت خزانہ اور عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں۔ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں۔ وہاں ایک اور صحافی دوست موجود تھا۔ اگلے دن اس نے یہ پیغام پہنچا دیا اور خان صاحب نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن آخری بات سن لیجئے۔ اپریل 2021 میں ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو باجوہ نے مجھ سمیت 2 درجن صحافیوں کو سامنے بٹھا کر کہا کہ ابصار عالم پر حملے کی وجہ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں تھیں۔ اس قسم کا الزام دیگر صحافیوں پر بھی لگ چکا تھا۔ ہم نے ایک زخمی ساتھی کے بارے میں باجوہ کی ہرزہ سرائی پر ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ وہ ابصار عالم تھے جن کے پاس میجر جنرل اعجاز امجد اپنے داماد کو آرمی چیف بنوانے کے لیے سفارشیوں کے ساتھ آتے تھے۔ ابصار عالم، فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی نے باجوہ کی سفارش کی۔ ان تینوں کے ساتھ جو ہوا اسے محسن کشی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال اگر کبھی باجوہ پر جھوٹا مقدمہ بنا تو میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ میرے اور ان پر بہت فرق ہے۔